मित्रों, ये बात तो सब जानते हैं कि इजराइल अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर असल में वेस्टर्न मिलिट्री आउटपोस्ट है, यानी उनकी फौजी प्रेजेंस है वेस्ट वालों की इजराइल की शक्ल में यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये उनके लिए हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। पहले वो बरतानिया वालों के लिए इम्पोर्टेंट था जब बरतानिया वेस्ट को लीड करता था, उसके बाद अमेरिका के पास ये ताज गया जब, तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट कि इसकी वजह से उन्होंने अपने तकरीबन तमाम ही जो मिडिल ईस्टर्न इत्तेहादी हैं उनको चिढ़ाया हुआ है। ये बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका के लिए बहुत ख़राब आ रहा है। एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। उनका प्रेसिडेंट, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तमाम टॉप ऑफिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई एक बात अपनी मनवाने में वो नाकाम रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज अपनी खपाई हैं वो इस चीज़ पे खपाई है कि हमास को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करवाया जाए उन मुसलमान मुल्कों के अंदर जिन्होंने एक तरह से मान्यता दी हुई है एज अ लेजिटिमेट फ्रीडम फाइटर्स। तो उस सिलसिले में एंथनी ब्लिंकन साहब गए तुर्की, वहाँ पर उनको कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं मिला। तुर्की वालों का जो पोजीशन थी यहाँ पर हमास के हवाले से, उन्होंने वही पोजीशन बरकरार रखी। कई मरतबा इन्होंने मलेशिया को ऑफिशियली नोटिस भेजे। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बारे में बात की थी पिछले दिनों कि हमने कोई महीने के अंदर हमें 3 नोटिस मिले हैं कि हमास के बारे में अपना जो स्टांस है आपका वो चेंज करें। लेकिन अब मलेशिया ने ऑफिशियली जवाब दे दिया है अमेरिका को कि आपके कहने पे मलेशिया पॉलिसीज नहीं बनाता और आपके कहने पे तब्दील भी नहीं करता। मलेशिया अपनी पॉलिसीज जो है वो दुनिया को देखकर बनाता है। मलेशिया अपनी पॉलिसीज यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को देखकर बनाता है। तो उन्होंने कहा है कि हमास असल में एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रही है। रेफरेंस आपको बता देता हूँ इसका, ब्लूमबर्ग एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि मलेशिया रिन्यूज हमास बेकिंग डिफाइंग थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस। लीडर अनवर इब्राहिम कंपेयर्स हमास विथ नेल्सन मंडेला। कितनी बड़ी बात है, देखें कहते हैं हमास वाले नेल्सन मंडेला के जैसे हैं। कॉज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टू इजराइल अ लेजिटिमेट राइट। तो उन्होंने भी अमेरिका को शटअप कह दिया। मिडिल ईस्ट वाले तो कह ही रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के बाहर भी आप देखें कोई नहीं सुन रहा है इनको। अमेरिका का इन्फ्लुएंस धड़ाम से गिर चुका है। इजराइल के साथ जब वो खड़े हुए तो उनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में यूँ समझे कि गिरता चला जा रहा है। अब वेस्ट के अंदर भी दरारें हमें नजर आ रही हैं। G7 का इजलास हुआ। G7 के इजलास में कोशिश की अमेरिकन ने कि किसी तरह से कोई गजा के ऊपर इजराइल की फेवर में कोई स्टेटमेंट दिलवा दें, लेकिन वो नहीं हो पाया, वहां पर नहीं हो पाया यूरोप के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी जो बात हुई है, चौंका देने वाली बात अमेरिका के लिए, वो ये हुई है कि उन्होंने जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वाहिद मिलिट्री अलायंस बनाया था, ऑक्स। क्वाड को तो मैं नहीं मानता हूँ मिलिट्री अलायंस, मतलब वो तो एक उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही दिन से फारिग था, ऐसे ही फजूल किस्म का अलायंस था क्वाड। पता नहीं क्यों इंडियन जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने अजीब व गरीब किस्म की इनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेंगे, वेपन्स देंगे चाइना के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो मैं शुरू से ही राइट ऑफ किया हुआ मैंने इसको कि वो इतनी ज़्यादा उसमें जान नहीं है। लेकिन ऑक्स बिल्कुल प्रॉपरली एक नया अलायंस था वेस्टर्न मुल्कों का, और ये लाइक माइंडेड मुल्क थे, वाइट एंग्लो सेक्सन कंट्रीज तीनों, ये जो बरतानिया, USA और ऑस्ट्रेलिया, तीनों वाइट मुल्क हैं। और इनके जो इंटरेस्ट हैं शुरुआती तौर पे अगर आप देखें कई डेकेड से लेके मैच करते रहे। इसमें दरार पड़ गई है, इसमें दरार पड़ गई है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे इसका जो रीज़न है मिडिल ईस्ट हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस देख रहे हैं कि ये बुरी तरह से सकिन हो चुके हैं 2 जंगों के अंदर। एक तो यूक्रेन के अंदर वो सकिन हो गए मुकम्मल तौर पर, और दूसरा वो सकिन हो गए यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर। ये तो खामखा में मिडिल ईस्ट में ये सकिन हुए, ये पहले ही दिन से अगर चाहते तो इस जंग को 2-3 दिन के अंदर ख़त्म करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको तूल दिया, इसको ड्रैग किया नेतन्याहू की वजह से, और अब ये अमेरिका के खुद के गले में पड़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फुदक के उसने हालात देखे कि किधर जा रही हैं, वेव्स कहाँ की हैं, हवाएं कहाँ की चल रही हैं, वो फुदक के चाइना पहुँच गए। और चाइना पहुँच के उन्होंने कहा कि हम आपके साथ टाइज जो है नॉर्मलाइज कराते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो समझ चुके हैं कि अमेरिका उनकी शायद हेल्प नहीं कर सकेगा उस लेवल की अगेंस्ट चाइना, अगर कोई यहाँ पर कन्फ्लिक्ट छिड़ती है तो इस रीजन में। तो गालिबन वो समझ गए हैं, और वो ये समझ चुके हैं कि ये फिजिबल नहीं है चाइना के साथ जो है वो पंगा लेना इस तरह से, जबकि अमेरिका हर जगह पे फंसा हुआ है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बानीज़ साहब, वो गए वहाँ पे चाइना,
और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी मुलाकातें शी जिनपिंग के साथ हुई, इस हद तक कि वहाँ लॉन्ग टर्म कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस हुए हैं। और शी जिनपिंग जो है उन्होंने बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा है, एंड आई कोट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के, शी जिनपिंग टेल्स एंथनी अल्बानीज चाइना ऑस्ट्रेलिया टाइज आर नाउ ऑन द राइट पाथ। अब ठीक है, अब आपके और हमारे टाइज जो है वो ठीक हो गए, नाउ वी आर ओके विद यू, और कोई मसला नहीं, रिज्यूम हो गया, ट्रेड रिज्यूम हो गया दोनों का, और दोनों के दरमियान जो मामला स्टक हो गए थे वो सारे के सारे मामला ठीक हो गए इनके, और टाइज जो है दोनों के दोबारा से ट्रैक पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये गजा की जंग की वजह से हुआ है, ये महीने के अंदर अंदर ही इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले भी कहीं खामोशी से बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर चल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से जिस चीज़ ने ज़्यादा असर डाला है ऑस्ट्रेलिया की थिंकिंग के ऊपर वो इसने डाला है। वो देख रहे हैं कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर यहाँ सक्न हो चुका है, और पिछले दिनों बाइडेन साहब ने कहा कि फॉर गॉड सेक वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर है, हम एक वक्त में एक क्या कई सारे फ्रंट पे लड़ सकते हैं। तो उधर से ज़ेलेंस्की शिकायतें करता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे आप अगर एड नहीं दे सकते तो मुझे लोन ही दे दें। If you can't give us some financial support, okay, please give us a credit and we will give you back money. अब बात यहाँ तक आ पहुंची है, हम आपके पैसों के बिना नहीं लड़ सकते, मुझे लोन ही दे दें, उन्होंने आज कहा है ज़ेलेंस्की साहब ने। मतलब वो भी देख रहा था ना 14 अरब डॉलर्स जा रहे हैं यहाँ नेतन्याहू की तरफ, और उधर वो बैठ के देख रहा है कि यार मुझे बीच में आपने क्यों छोड़ दिया। और इस वजह से यूक्रेन की फौज के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, यानी उनकी आर्मी ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं ज़ेलेंस्की की फौज ने कि आपने ये क्या किया है, अमेरिका के आसरे आप यहाँ तक लेकर आ गए हमें जंग के अंदर, और अब अमेरिका पीछे हट गया है। तो एक बड़ा टॉप का उनका जनरल है, उनको रिमूव कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था कि यहाँ पे अब पोजीशन जो है थोड़ी सी हमारी डाउन हो गई है रशिया के खिलाफ। अच्छा, रेफरेंस में यहाँ पर लगा देता हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है, इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कॉल्स फॉर डिसिप्लिन एज क्रैक सिमर्ज इन कीव्स यूनिटी। क्रैक सिमर, दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं उनके अंदर। Ukrainian president fires the head of special forces and rebukes top commander who said war with Russia was its stalemate। उनका अब थोड़ा सा हमारे लिए पोजीशन जो है ना वो डाउन हो गई है, और असल में इसकी मेन वजह यही है, ये जो हमास वालों ने ऑपरेशन किया है ना, उस दिन भी मैंने पहले ही दिन कहा हुआ है कि इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे। इसको सिर्फ आपको ये मत देखें कि छोटा सा गजा है उसके किसी ग्रुप ने कोई कार्रवाई कर दी, इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आपको नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की जंग पे इसका असर पड़ा है, जो ही ये जंग बढ़ रही है अमेरिका सक्न हो रहा है, अमेरिका के पार्टनर्स इधर उधर हो रहे हैं, और एक पूरा निजाम आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि पुतिन और शी जिनपिंग जो है वो बड़ा रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं आपको बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि इतना ज्यादा जो प्रेशर है अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के अंदर, तो ये जो OIC की मीटिंग होने जा रही है, जिसको मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि इसका कोई फायदा नहीं, असल में मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा हुआ है कि ये पहले कर देनी चाहिए थी। 10,000 बंदे मर गए ना, अब क्या वो कर रहे हैं, ये पहले ही, यानी जब ये जंग स्टार्ट हुई ना उस वक्त इनको कर देनी चाहिए थी और कोई पोजीशन लेनी चाहिए थी। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, जो भी है, इनको अब वो कोई प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए। ये जो सऊदी के अंदर OIC की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होने जा रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक लिहाज से यूं है कि सऊदी और ईरानियों ने दोनों ने मिलकर कॉल की हुई है। ये भी आपको अगेन मिडिल ईस्ट के नए नक्शे को जाहिर करता है कि वो जो चाइना ने रिकन्सिलिएशन कराई थी दोनों की, तो आपको खुल के वो नज़र आ रही है कि दोनों मुल्क जो है वो साथ में बैठ के दोनों ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल की है फ़लस्तीन के इशू के हवाले से। तो इस हवाले से कम ये चीज़ जो है पॉजिटिव है। तो अमेरिका के लिए चैलेंजेस यहाँ नाजरीन इजराइल के साथ खड़े होने की उनको कीमत मेरे ख्याल से वो चुका रहे हैं। अच्छा, जब ये एंथनी ब्लिंकन साहब, आखिर में आपको बता दूं, ये जब गए ना वहाँ एंथनी ब्लिंकन इराक के अंदर, तो इन्होंने वहाँ वार्निंग दी थी कि डोंट डू इट, एक वर्ड उन्होंने बोला था, ये जो आप हमारे बेसिस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, तो इन्होंने वार्निंग दी थी। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को असल में ईरान का जो बना हुआ है उनको वार्निंग दी थी। तो इनके जाने का असर ये पड़ा कि जो ही ये गए हैं तो फिर से ताबड़तोड़ अटैक्स शुरू हो गए। सीरिया के अंदर भी जो अमेरिका के बेसिस हैं और इराक के अंदर वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले आज भी हुए, वैसे आज भी उनके ऊपर हमले हुए हैं। और यमन के जो होती हैं उन्होंने भी उसी टाइम पे ड्रोन्स मारे हैं वहाँ पर इजराइल की तरफ। तो एंथनी ब्लिंकन साहब की जो वार्निंग थी वो भी काम नहीं आई। और ये जो खबरें आ रही थी कि उन्होंने कोई न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, तो उसको भी मतलब उन्होंने देखा ना, कोई डरा कोई नहीं है इससे कि न्यूक्लियर आ रहा है, कोई नहीं डरा और ये हमले दोबारा से शुरू हो गए थे। तो अमेरिका का डर वैसे मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान वाली जंग के बाद ही खत्म हो गया था, जब उन्होंने विथड्रॉ
विदड्रॉ की थी फोर्सेस। तो हिंदुस्तान टाइम्स खबर लगा रहा है कि इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है अमिड न्यूक्लियर रूमर्स यूएसए फोर्स्ड बाय ईरान टू रिवील मिसाइल इन्फो ऑफ सबमरीन। और उसमें वो कहते हैं कि अ डे आफ्टर अनाउंसिंग दैट एन ओहियो क्लास सबमरीन ऑफ द यूएस नेवी हैड बीन सेंट टू द मिडिल ईस्ट amid the Israel-Hamas war, American officials clarified that the submarine cannot fire nuclear missiles। तो थोड़ा सा वहाँ से भी वजाहतों का सिलसिला जारी हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उनको बैलेंस करना चाहिए था। वो जो पुरानी पॉलिसीज अमेरिका की बनी हुई थी, इनके पहले वाले लोग बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने किसी वजह से थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन ले रखी थी इस मसले के अंदर। लेकिन अब हमने देखा कि बिल्कुल वन साइडेड हो गए शुरुआती दिनों में, और आज तक अगर आप देखें अमेरिकन वन साइडेड आपको नज़र आ रहे हैं। अरब वर्ल्ड के पक्ष में वो कम जा रहे हैं, इजराइल की साइड पर ज़्यादा जा रहे हैं, और इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज उनको दुनिया भर में फिर फेस करने पड़ रहे हैं।